तो फिज़िक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हम, और इसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या चीज़ होती है काइनेमेटिक्स? देखो, ये ब्रांच है फिज़िक्स की जो डील करती है किसके साथ? मोशन के साथ। किसके साथ? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। काइनेमेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है फिज़िक्स की जो डील करती है किसके साथ? मोशन के साथ, विदाउट टेकिंग अकाउंट द काज ऑफ द मोशन। मतलब उस मोशन का कारण क्या है उसके ऊपर हमने कोई ध्यान नहीं देना, हम उसके बारे में स्टडी नहीं करनी है। बस हमने किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मोशन के बारे में पढ़ना है। मतलब यार किसके बारे में पढ़ना है? जैसे हमारा आ गया डिस्टेंस आ गया, है ना, वेलोसिटी आ गया, स्पीड आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। अब जब मैं ये चीज़ों के नाम बोल रहा हूँ, है ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी होती है, अब वेलोसिटी भी अलग अलग तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे तो जब वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? कोई एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है ना। अब लेकिन ये वेलोसिटी को मिली कैसे? उसके पीछे कौन सी फोर्स है उसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में हम मोशन की तो स्टडी करेंगे, हम वेलोसिटी की तो बात करेंगे, हम एक्सेलरेशन की बात तो करेंगे, लेकिन उसके पीछे उसका कारण क्या है उसकी बात नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसके पीछे यार फोर्स होगी तभी तो एक्सेलरेट करेगी। जैसे देखो ये पेन है, ये देखो छोड़ा मैंने तो नीचे की तरफ गया, एक्सेलरेट हुआ, है ना। एक्सेलरेट का मतलब तो समझते हो तुम, क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी इसकी क्या वेलोसिटी है? कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी। छोड़ा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी बन गई। इसका मतलब किस में चेंज आई? वेलोसिटी में चेंज आई। इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। हम इस एक्सेलरेशन को तो पढ़ेंगे कहाँ पे? काइनेमेटिक्स में। लेकिन अगर हम इसके पीछे का कारण भी ढूंढें, जैसे मैं कहूँ इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है लेकिन किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से है। अब इसका मतलब मैंने मोशन को तो पढ़ा लेकिन इसके पीछे इसके रीज़न को भी पढ़ा, इसके काज को भी पढ़ा कि ऐसा मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन है इसके पीछे का रीज़न, है ना, इसका कारण क्या है। जब हम उस कारण को भी पढ़ते हैं ना तब एक ब्रांच अलग आ जाती है उस मैकेनिक्स में ही। मैकेनिक्स की ब्रांचें हैं ये। मैकेनिक्स क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। उसी मैकेनिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो आ गया काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या है? दूसरा आ गया डायनामिक्स। क्या आ गया? डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या चीज़ होती है? ये भी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद टेकिंग द काज ऑफ द मोशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसके कारण को भी समझते हैं कि ये जो बॉडी में मोशन आया ये क्यों आया, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कौन सी फोर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। उसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? डायनामिक्स में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में ही स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। उसके पीछे का कारण को हम बिल्कुल उसको अकाउंट में लेते ही नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं, ठीक है ना, उसको डिस्कस ही नहीं करना है। लेकिन डायनामिक्स में वो डिस्कस करना है हमने, ठीक है। डायनामिक्स में अलग अलग जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं अलग अलग तरह के मोशन को करने में, उसको हमने डायनामिक्स में डिस्कस करना होता है। लेकिन काइनेमेटिक्स में हमने सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को ही पढ़ना होता है। आई समझ में बात? समझ आया क्या होती है काइनेमेटिक्स? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन without taking account the cause of the motion. What is dynamics? It is also the study of motion with taking the account of cause of motion. यहाँ पे तो हमें cause का पता करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे cause का कोई पता हमें नहीं करना होता, ना ही हमें इसको डिस्कस करना होता है। Got the point? ठीक है, आ रहा है? हर्ष आ रहा है? नहीं आ रहा? तो देखिए काइनेमेटिक्स क्या चीज़ होती है। देखो मैकेनिक्स की आगे 2 ब्रांचें हैं। मैकेनिक्स क्या होती है पता है ना? मैकेनिक्स क्या होती है बताया था मैंने आपको, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं ना आप मैकेनिक्स पढ़ते हो। और मैंने आपको बताया था, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड डे में बता दिया था कि आपको क्लास 11 में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पढ़ना है। क्या है वो? मैकेनिक्स। पूरी क्लास 11 में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फिजिक्स में, एक ही ब्रांच पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। ये जो पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया यहाँ पे यूनिट्स और डायमेंशंस को डिस्कस करना था। अब इसके बाद आप जितने भी चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें मोशन होगा ही होगा ऑब्जेक्ट का, उसके बिना पढ़ोगे नहीं उसको आप। तो
इसमें हमने मैकेनिक्स पढ़नी है क्लास 11th में। अब मैकेनिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, मैकेनिक्स भी दो तरह से पढ़ी जा सकती है, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होती है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है किसके साथ, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ डील करती है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ, विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ काज ऑफ द मोशन। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हमें काज के बारे में पढ़ना नहीं है, यहाँ पे हमें काज के बारे में पढ़ना नहीं। काज मतलब देखो, जैसे मैं इनको बताया, ये बॉडी है, छोड़ा तो ये मोशन में आई, एक्सेलरेट हुई। अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँ, हाँ इसमें एक्सेलरेशन आई, क्या होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आई ना, क्या होती है वो, उसको जब मैं पढ़ रहा हूँ ना क्या होती है एक्सेलरेशन, तब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, काइनेमेटिक्स। जब मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा ना कि यार ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई, अर्थ की वजह से आई, ग्रेविटी की वजह से ये आ रही है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब मैं ये बोलूँगा ना यार ये एक्सेलरेशन का कारण क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका कारण है, अब मैं कारण के बारे में पढ़ रहा हूँ। जब हम इसके कारण के बारे में पढ़ें, कारण क्या होता है यार एक्सेलरेशन का, कोई बॉडी मूव करती है उसके पीछे का कारण कौन है, फोर्स यार, फोर्स है उसका पीछे का कारण। तो वो जब हम पढ़ते हैं ना तब हम क्या पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। आई समझ बात। जब हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ें, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसमें कहीं कारण तो नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या, v = u + at, उसमें कहाँ फोर्स आया, कहीं फोर्स बढ़ाया नहीं आया ना, तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपने मोशन के पढ़ा। लेकिन वो उसके पीछे की जो फिजिक्स है, उसके पीछे की जो फोर्स है जिसकी वजह से वो मोशन आया, उसको कहाँ पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा। तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके पीछे का कारण, कारण कौन होता है बेसिकली, फोर्स, उसको नहीं पढ़ते। फोर्स को कहाँ पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में। जब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जब मैं धक्का लगाऊंगा किसी चीज़ को या खींचूंगा किसी चीज़ को, पुश और पुल को ही तो बोलते हैं फोर्स, तो क्या होगा भाई साहब, मोशन तो आएगा बॉडी में। तो हम डायनेमिक्स में उस मोशन को भी पढ़ेंगे, और वो जो फोर्स है उसका नेचर कैसा है, वो कौन सी फोर्स है, कैसी फोर्स है, क्या क्या काम करती है, कैसे लगती है, किस डायरेक्शन में लगती है ना, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। किसमें, डायनेमिक्स में। गॉट द पॉइंट। तो ये दो चीज़ें होती हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। क्लियर। अब जैसे मैंने काइनेमेटिक्स की बात की तो एक ही लाइन में मैंने कम से कम 10 बार बोल दिया होगा, मोशन मोशन मोशन, है ना। तो यानी कि यहाँ पर हमें डील किसके साथ करना है, मोशन के साथ डील करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए यार मोशन क्या होता है। एक वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं मोशन, बट उसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए हमें कि मोशन क्या चीज़ है, जिसके बारे में पूरी कहानी हमारी चलनी है उसके बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए। तो मोशन क्या चीज़ होती है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, कोई बता सकता है क्या होगा मोशन? क्या होता है मोशन? पता कैसे चलता है कोई बॉडी मोशन में है? कैसे पता चलता है कि कोई बॉडी मोशन में है? नहीं, फोर्स की बात ही ना करेंगे तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, देखो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आसपास का जो सराउंडिंग है वो है कि मेरे बिल्कुल पास ही दीवार है, इस तरफ वाइट बोर्ड है ना, वो जो वहाँ पे लेक्चर स्टैंड है वो दूर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी मोशन में है? देखो, आपको ऐसे पता चला मेरी बॉडी मोशन में है, आपने सराउंडिंग्स देखी, आपने कहा सर सराउंडिंग तो चेंज हो गई। अब आपके वो जो दीवार थी वो बड़ी दूर आ गई, आप लेक्चर स्टैंड के बड़े पास आ गए, आप बोर्ड के थोड़ा दूर हो गए। तो मेरी सराउंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? बदल रही हैं। अगर सराउंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदलें, अगर जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से अगर वो चेंज हो रही हैं, इसका मतलब है कि जो वो बॉडी है वो क्या है? वो मोशन में है। भाई साहब, अगर सराउंडिंग बदल रही हैं तो ऐसी थोड़ी बदल जाएंगी। तुम, इसका मतलब तुम मूव कर रहे हो तभी तो सराउंडिंग बदल रही है। आप गाड़ी में बैठते हो, है ना, गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी चल पड़ी, तो तुम्हारी सराउंडिंग्स बदलती है नहीं बदलती है? आपकी गाड़ी चल रही है, आपको कैसे पता चल रहा होता है? हाँ यार, अब सराउंडिंग्स बदल रही है तो आपको पता चल जाता है गाड़ी मोशन में है। यही इसकी डेफिनेशन है, मोशन की डेफिनेशन यही है। क्या है कि अगर हम तब ये कहते हैं कि बॉडी मोशन में है अगर आसपास की सराउंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदलें, चेंज हो जाएं। ठीक है, ए बॉडी सेट टू बी इन मोशन, हम कह सकते हैं कि एक बॉडी मोशन में है इफ द सराउंडिंग्स अराउंड द बॉडी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब सराउंडिंग्स आसपास की जो है उस बॉडी की वो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाए। टाइम ने तो चेंज होना ही है, टाइम थोड़ी रुकेगा किसके लिए, वो तो चेंज हो ही रहा है, वो तो बदल ही रहा है। उसके साथ साथ अगर आपके सराउंडिंग्स भी बदल रही हैं, इसका मतलब आप किसमें हो? आप मोशन में हो। समझी बात? तो लिखना तो लिख भी सकते हो आप उसको, है ना।
एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा लिख दो, बाकी नोट्स तो हैं तुम्हारे पास, तो ज़्यादा लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, जो डेरिवेटिव पार्ट होगा ना, डेरिवेशन करनी होगी, उसको तो लिखना पड़ेगा, वो बिना लिखे नहीं आती बंदे को, वो बिना लिखे नहीं आ सकते कभी भी, ठीक है ना। क्या होता है मोशन? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ द सराउंडिंग्स अराउंड द बॉडी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में अगर आसपास की सराउंडिंग क्या हो, चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं कहता हूँ रेस्ट। अगर रेस्ट की डेफिनेशन बोलनी होगी, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? बड़ी बार बच्चों को बोला सर रेस्ट क्या होता है? सर आराम करना, है ना। रेस्ट क्या होती है? आराम करना। रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? जाहिर सी बात है, अगर तुम आराम भी कर रहे हो तो तुम्हारी सराउंडिंग थोड़ी बदल रही है। तुम बेड पे लेटे हो आराम से, है ना, तो तुम्हारी वो सराउंडिंग्स बदल रही है क्या? नहीं बदल रही हैं। जब क्या हो, जब टाइम तो चेंज होता रहे लेकिन तुम्हारी सराउंडिंग्स चेंज नहीं हो रही हैं, इसका मतलब आप चल नहीं रहे हो, आप रेस्ट पे हो। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है यार, ज़्यादा कोई कुछ नहीं है इसमें, है ना। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ द सराउंडिंग्स अराउंड द बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को आपने अंग्रेजी भाषा में लिख देना है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है अगर आसपास की सराउंडिंग्स क्या हो, बदलें कि ना बदलें, ना बदलें, है ना, तब वो रेस्ट में होती है। अगर बदले तो वो चीज़ मोशन में होती है ना। सही है ना। अच्छा, काइनेमैटिक्स को पढ़ने से पहले दो तीन चीज़ें हमें और पता होनी चाहिए। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? वो ये हैं। क्या है? मोशन पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिया, क्या होता है? एक चीज़ और देखते हैं। एक और डेफिनेशन है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी एग्जैक्ट चैप्टर पे जाने से पहले थोड़ी इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तब कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तब कहते हैं अगर जहाँ से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है किसी भी चीज़ को। पॉइंट का मतलब ये नहीं कि भाई छोटा सा बिंदु है तो इसको पॉइंट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मुझे भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है अगर जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है ना, जो रीडिंग ले रहा है, जो चीज़ को देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उसका डिस्टेंस मेरे से बड़ा ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। रेडियस बोलो, साइज बोलो, तो मतलब अगर साइज बड़ा कम है और जहाँ से वो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है, उसका डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से बड़ा ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो आप तब उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट जैसा भी हो उसको आप क्या कह सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। जैसे आप सन को पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि सन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो सच में एक छोटा सा ही पॉइंट है, वो तो धरती से भी कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है ना। फिर भी हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। आप उसको यहाँ से देख रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो। आप जब यहाँ से उसको देख रहे हो ना, यहाँ से अर्थ से सन तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द सन, एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द सन। रेडियस ऑफ द सन कम है और अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस उसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो उस समय हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ऐसा समझो बात। जैसे सपोज करो आप यहाँ हो, आप पत्नी टॉप, आपने अपने बाइनोकुलर से पत्नी टॉप जो है, पत्नी टॉप जो है, जो टूरिस्ट एरिया, उसको आप देख रहे हो। आपके लिए वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों है पॉइंट ऑब्जेक्ट? क्योंकि यार उसका जो साइज़ है वो आपके डिस्टेंस जहाँ से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसीलिए आपके लिए वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है यार। आपके लिए वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और हमें दिखेगा भी तो छोटा सा ही, तब हम उसको क्या कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस between the observer and the object is so large as compared to the size of the object। ठीक है जी, अपने हिसाब से बनाओ इसकी डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। रटी रटाई डेफिनेशन तो सही नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें थोड़ी देर के लिए याद रहनी है। उस थोड़ी देर के लिए याद रख के उसको करना क्या है तुमको? थोड़ा सा अपना बना के इसको लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, जो तुम्हें समझ आया है उस भाषा में लिखोगे ना तो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है ग्रामेटिकली इज एम आर थोड़ा आगे पीछे हो जाए,
लेकिन डजंट मैटर। इसलिए नहीं मैटर क्योंकि आपके दिमाग में तो वो चीज़ घुस गई ना, हमें उससे मतलब है। कर लिया? समझ आया पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो कृपा करके वीडियो देखें यूट्यूब में जाके, इसी बहाने हमें एक व्यू मिल जाएगा और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा फिर से बनाना, है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ आ गया। अब एक और चीज़ है जो समझनी पड़ेगी आपको, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सकता है। ये कुछ टूल्स हैं इस चैप्टर को आगे अच्छे से समझने के लिए। एक और है, उसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आज से भी आगे भी फिजिक्स में ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, तभी आप फिजिक्स को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत बार बच्चों को समझ नहीं होती कि होता क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझना। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है कुल मिला के तीन चीज़ों से। कुल मिला के तीन चीज़ों से। एक तो चाहिए हमें 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 3D 2D भी हो सकता है, वो अपने पे डिपेंड है कि आपको तीनों डायमेंशन में चीज़ों को देख रहे हो या 2 डायमेंशन में देख रहे हो। चलो 3D को ले लेते हैं। एक तो आपको चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिकली चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वो 1D 2D 3D वो हमारी चॉइस है, वो हमारी नीड है कि हमें कैसा चाहिए। तो एक तो आपको चाहिए 3D, क्या ये? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं पता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सिर्फ इसको बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्ट 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे होते हैं बच्चे, इसको ही वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। बहुत बड़ी गलती है। ओनली 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नॉट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट रिक्वायर 2 more थिंग्स। इनमें 2 चीज़ें और चाहिए। एक तो चाहिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक चाहिए ऑब्जर्वर। भाई साहब आपने ऑब्जर्व भी तो करना है किसी चीज़ को। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए? क्लॉक। क्या चाहिए? क्लॉक, घड़ी। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 चीज़ें चाहिए, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्जर्वर और क्लॉक। अच्छा ये किस काम आता है? ये तीनों चीज़ें लेके तुम करोगे क्या? किस काम किसका आता है ये? देखो हम तो मोशन को पढ़ने वाले हैं, हाँ मोशन को पढ़ने वाले हैं ना काइनेमेटिक्स में। मोशन को पढ़ोगे तो भाई साहब किसी ऑब्जेक्ट की बात करोगे कि वो चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो बताओगे ना ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुँच गया, बोलोगे ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन तो बतानी पड़ेगी ना, ये यहाँ था और यहाँ से यहाँ चला गया। वो पोजीशन कैसे बताओगे? उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या चाहिए? उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें चाहिए ये 3 चीज़ें, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लॉक एंड ऑब्जर्वर। इन्हीं 3 चीज़ों की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। स्पेसिफाई कर सकते हैं, हाँ ये चीज़ यहाँ पे थी। समझी बात? देखो जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ आएगा। मान लो ये है एक हमारा ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन ए पे है। अब पोजीशन ए इस बोर्ड पे कहाँ है बताने के लिए क्या बोलोगे? इस बोर्ड पे कहाँ है पोजीशन ए? उसके लिए मैंने क्या किया, ये एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ठीक है, एक ऑब्जर्व, भाई बताना ना कि कोई तो बंदा देख रहा होगा इसको, ए को, जिसने ऑब्जर्व करना है, जो बोल रहा है कि पोजीशन ए पे ऑब्जेक्ट था फिर पोजीशन बी पे पहुंचा, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। जो देख रहा है वो तो होना चाहिए, जो ऑब्जर्व कर रहा है। यही नहीं होगा तो ये कहीं भी जाए, उससे क्या मतलब हो रहा है? दूसरा क्लॉक किस लिए चाहिए? क्योंकि तुम्हें ये देखना है ना कि समय के साथ क्या वो चीज़ ने डायरेक्शन बदली, समय के साथ, तो वो समय भी तो पता होना चाहिए तुम्हें, उसके बिना कैसे काम चलेगा, है ना। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ए पर है, एक ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ए पर है। अब आप इन तीनों के हेल्प से ये कैसे पता कर रहे हो कि ये ए पोजीशन इस पूरे बोर्ड पे कहाँ है? देखो क्या यहाँ से आपको ये नहीं पता चल जाएगा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, क्या यहाँ से आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि वाई एक्सिस से ये पोजीशन ए कितनी दूर है? तो तुम्हें क्या पता चल रही है? पोजीशन पता चल रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस से ये देखो, वाई एक्सिस से ये पोजीशन कितनी दूर है, यहाँ से जेड एक्सिस से ये पार्टिकल कहाँ पे है, एग्जैक्टली पता चलने लगा, है ना। तो इसका मतलब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको ये बता देगा कि ये पॉइंट इस स्पेस में
अगर 3D की बात करें तो ये पॉइंट स्पेस में कहाँ है, कौन बता रहा है? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लॉक क्या बता रही है, कब है पॉइंट ए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ए पे कब था, ये कौन बता रहा है? क्लॉक बता रहा है। और बता किसको रहा है? ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर पता कर रहा है ये सब कुछ। जब ये तीनों चीज़ें मिलते हैं, जब ये तीनों चीज़ें मिले, कौन कौन? ऑब्जर्वर, क्लॉक और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब ये तीनों चीज़ें मिले और हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताएं, जब ये तीनों चीज़ें मिले और हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताएं, तब हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है? ये है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देखो जैसे मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो ये दीवार मान लो एक एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं हो तो आप क्या बोलोगे मैं कहाँ हूँ? एग्जैक्टली बता, आप बोलोगे सर आप इस कमरे में हो, लेकिन कहाँ हो? एग्जैक्ट मेरी पोजीशन कैसे बताओगे आप? नहीं बता पाओगे ना। अगर यहाँ से हम बोले एक एक्स एक्सिस, यहाँ से ये बोले वाई एक्सिस, अब आप क्या कर सकते हो? अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर करो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर करो, आप बोलोगे सर आप इस कमरे में ना एक्स एक्सिस से 2 मीटर पे खड़े हो, वाई एक्सिस पे 1 मीटर पे खड़े हो। तो इससे क्या हुआ? इस कोऑर्डिनेट से क्या हुआ? मेरी पोजीशन इस कमरे में स्पेसिफाई हो गई, पता चल गया मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ। कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर आपके पास क्लॉक है तो आप बताओगे सर आप इतने बजे आप 5:06 पे यहाँ पे खड़े थे, तो अब तो बिल्कुल ही स्पेसिफाई हो गया कि इतने बजे मैं यहाँ था। और क्योंकि आप बोल रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर भी है भाई साहब। ऑब्जर्वर के बिना इन दोनों का काम ही क्या है? समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? मोशन क्या होता है? अभी तो स्टडी किया, बताओ शाबाश, क्या होता है मोशन? हाँ, हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है अगर सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं। अगर सराउंडिंग्स नहीं बदले तो उसका मतलब चीज़ रेस्ट में है। अब मोशन भी अलग अलग तरह का हो सकता है भाई साहब। जैसे 1D मोशन, 1D मोशन, 1D मोशन का मतलब पता है क्या होता है? 1 डायमेंशनल मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है कि उसकी पोजीशन बताने के लिए, है ना, वो किस टाइम पे कहाँ था ये बताने के लिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़े, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम चल जाए, एक ही कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाए। अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से ही हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर पाएँ, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर पाएँ, तब उस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है? 1D मोशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ही हूँ यहाँ पे और मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ। देखो मैं ना इधर मूव कर रहा हूँ, हवा में तो नहीं जा ही नहीं रहा है ना, तो सीधा चल रहा हूँ। तो अगर मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करूँ, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करूँ, तब मेरा जो पोजीशन है, मेरी जो पोजीशन है उसको बताने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरी जो पोजीशन है उसको बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? यार आपको तो एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि मैं चेंज ही सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ देखो, मैं यहाँ चल रहा हूँ, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो मैं कितने कोऑर्डिनेट बदल रहा हूँ? मान लो ये एक्स एक्सिस है, मैं तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूँ ना, मैं वाई को चेंज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं तुम्हें, ना मैं जेड को चेंज कर रहा हूँ। तो मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? आपको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है यार। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके मोशन को समझने के लिए अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत हो, तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी है वो किस तरह के मोशन में है? 1D मोशन में है। जैसे मैन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तो लिख सकते हो आप इसको। 1D मोशन क्या होता है? बनाओ अपनी डेफिनेशन, खुद की बनाओ, जो समझा हिंदी में उसको बनाओ अंग्रेजी में, बिना रट्टा चलाए किताब में से, खुद अपने ही दिमाग से बनाओ इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इसको रट्टा चलाओ। सिर्फ 10 मिनट के लिए याद करो, एग्ज़ाम में लिखो और फिर भूल जाओ, वो चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है। यही लिखना है यार, ए बॉडी सेट टू बी इन 1D मोशन इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताने के लिए, तो उसका मतलब वो बॉडी किस तरह के मोशन में है यार? 1D मोशन में है वो। हो गया काम? लिख लिया? सही है ना? लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना अब? डन? ओके, नाउ अब ये ऐसा है ना, एक आगे समझो सब कुछ आ गया। 2D मोशन क्या होगा यार? एक ऐसा मोशन
जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना, आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे देखो ये मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ना कोई इंसेक्ट है, वो ऐसे 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 करके चल रहा है, एक इंसेक्ट इस पर चल रहा है। अब इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, मान लो कुछ समय ये पहले यहाँ था, कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गया, कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गया, तो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताने के लिए मुझे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो दो की ज़रूरत है। मुझे इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर था तो ये और ये, यहाँ पे पहुँचा तो ये और ये, यहाँ पहुँचा तो ये और ये, यानी कि जो भी ये इंसेक्ट ने इस तरह से पाथ फॉलो किया, तब उसकी पोजीशन बताने के लिए मेरे को दोनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपका जो भी मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके मोशन को बताने के लिए, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को बताने के लिए अगर दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े, तो उसका मतलब वो बॉडी किस तरह के मोशन में है? वो 2D मोशन में है। किस तरह के मोशन में है भाई? 2D मोशन में है। समझी बात? अच्छा मुझे बताना, ये जो पंखा चल रहा है, जो अच्छी खासी आवाज़ भी कर रहा है, इसका मोशन कैसा है? 2D है कि 3D है या 1D है? क्या लगता है आपको? 4D 5D भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, सोचो सोचो भाइयों बहनों, क्या लगता है? 3D 2D? चलो ये आपके घर के लिए क्वेश्चन, ये मुझे थोड़ा सा सोच के बताना जरा, यही कैसा मोशन है, इसमें क्या ही चेंज हो रहा है? 1D है, 2D है, 3D है, क्या है? ठीक है, तो ये आपने मुझे कल बताना है, इसको कल हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ, ठीक। अच्छा, अब एक होता है 3D मोशन। अब सेम डेफिनेशंस हैं, तो ये तो तुम्हें लगता है बताओगे आराम से, है ना। एक इस तरह का मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, भाई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता चलनी चाहिए मेरे को। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, तो मेरी पोजीशन टाइम के हिसाब से बदल रही है। अगर टाइम के हिसाब से पोजीशन बदल रही है तभी तो मैं मोशन में हूँ। और अगर ये बताने के लिए आपको मैं एक, दो नहीं, तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने लगे, तो उसका मतलब मेरा जो मोशन है वो किस तरह का है? वो 3D मोशन है। कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक पतंग उड़ा रहे हो, उसमें क्या होता है भैया? आप एक्स एक्सिस बदल रहे हो, आप जेड एक्सिस बदल रहे हो, आप वाई एक्सिस बदल रहे हो, अब तो तीनों ही एक्सिस चेंज कर रहे हो। तो उस पतंग की पोजीशन बताने के लिए, उस पतंग की, उस काइट की पोजीशन बताने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको तीनों ही कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि वो तो तीनों चेंज कर रही है। तो इसीलिए वो जो मोशन है वो कैसा है? वो 3D मोशन है। अच्छा, कोई वर्ड अगर फ्लाई कर रहा है, कैसा मोशन है? 3D मोशन है भाई साहब, है ना। आप स्पाइडरमैन की तरह उड़ रहे हो, कैसा है? 3D मोशन है भाई साहब, है ना। तो ये तरह के मोशन होते हैं। अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही चाहिए पोजीशन बताने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1D मोशन। अगर दो कोऑर्डिनेट चाहिए, 2D मोशन। अगर तीन ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ जाए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताने के लिए, तो इसका मतलब वो बॉडी किस तरह के मोशन में है? वो बॉडी 3D मोशन में है। किस तरह के मोशन में है? 3D मोशन में है। समझ आई बात? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब हम दो डेफिनेशंस वो देखेंगे। देखो, अब जब हम पोजीशन की बात कर ही रहे हैं, मोशन की बात कर ही रहे हैं, तो आगे हमने जितनी भी चीज़ें पढ़नी है ना, अब इसके बाद वो चीज़ें दो हिस्सों में डिवाइड हो रही होंगी। दो हिस्सों में डिवाइड हो रही होंगी जो भी चीज़ें। इसके बाद हम जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना, वो डेफिनेशंस दो ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक की डेफिनेशन होगी। वो क्या? वो ब्लॉक्स क्या? वो दो चीज़ें, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स। अब इसके बाद हम जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे उनमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो इसका मतलब हमें ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है कि स्केलर और वेक्टर होते क्या है आखिर, है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मुझे बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई साहब? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो मैंने बताया भी आप लोगों को। हाँ, शाबाश, शाबाश मित्रों। हाँ यार, वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकें? मेज़र कर सकें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको क्या किया जा सके भाई साहब? मेज़र किया जा सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उस तरह की क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ना, इसी फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन
राइज होता है। सर स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है ना? थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें है याद, क्लास 9th में जब छोटे बच्चे होते थे, थोड़ा थोड़ा टीचर से मार पड़ती थी, पढ़ते थे कुछ नहीं पढ़ते थे, तो वहाँ पे सर ने बताया होगा आपको, या मैडम ने बताया होगा। भाइयों बहनों, है कुछ याद? स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है? नहीं है याद? चलो कोई बात नहीं, आपकी याददाश्त को ताज़ा करते हैं। देखो, स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस तरह की क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्टेंस है ना, वो जो ना क्या होते हैं, माइल स्टोन्स क्या होते हैं ना, उन पे लिखा होता है ना डिस्टेंस 60 किलोमीटर, ऊपर डिस्टेंस लिखा होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा होता। तो 60 किलोमीटर में मतलब वो बता रहा होता है कि भाई उधमपुर से जम्मू 60 किलोमीटर है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया होता उसने, सिर्फ क्या बताया होता है? डिस्टेंस के बारे में बात की होती है, पाथ के बारे में बात की होती है, कहाँ से कहाँ एग्जैक्टली सीधा एरो, वो नहीं बोला होता। तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी के कंपैरिजन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो उसमें लेंथ की तो बात होती है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात भी होती है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की बात भी होती है। आई समझो बात? जैसे मास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट वेक्टर क्वांटिटी है। वेट की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मास की डायरेक्शन नहीं होती। आई समझो बात? तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ओनली हैव मैग्नीट्यूड। इनके पास सिर्फ क्या है बेचारों के पास? मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब हम जितने भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उनमें से कुछ होंगी स्केलर क्वांटिटीज़ और कुछ होंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे देखो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी की जब बात की होगी ना, किसी न्यूमेरिकल में भी की होगी, तो उसने ज़रूर बोला होगा, जिसकी भी बात की होगी, जिसने कार या बाइक, उसने बोला होगा इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट, ये उसने बोला होगा वहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, उस न्यूमेरिकल में। जब ये चीज़ बोली है ना, तो उसका मतलब किसकी बात की हुई है? वेलोसिटी की बात की हुई है। मतलब किसकी बात कर रहा है? वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है। जब ऐसे बोला होगा ए बॉडी कवर्स डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, अब कहाँ से कहाँ गया, कौन सी डायरेक्शन में गया, किसी की बात नहीं की, तब हम इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? एक स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, मतलब एक स्पीड के बारे में बात कर रहा है ना। दो तरह से बोल सकते हैं ना क्वेश्चन को, जैसे ए बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, फिर इन 2 आवर, है ना, फाइंड द स्पीड, तब बोलेंगे फाइंड द स्पीड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे बोला जाए, ए बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट इन 2 आवर, देन फाइंड द वेलोसिटी, तब कहेगा वेलोसिटी फाइंड करो, क्योंकि तब उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं दिया, उसकी डायरेक्शन भी बता दी है। जब सिर्फ मैग्नीट्यूड ना हो, डायरेक्शन भी हो, तब उस तरह की क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जब सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड ही हो, डायरेक्शन नहीं पता हो, तब उसको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब जब हम इसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तो वो इन दोनों में से किस टाइप की है उसके बारे में बात हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस पढ़ना है हम लोगों को क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है हमने क्या होता है? तो इन दोनों में से किसी एक, डिस्टेंस है स्केलर, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आज इतना ही रखते हैं, कल से आगे स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर समराइज़ करते हुए बताओ क्या पढ़ा हम लोगों ने? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है? ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है किसके साथ? हाँ, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग अकाउंट द काज ऑफ द मोशन। काज का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ा। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? 3 चीज़ों से मिलकर बनता है ये, है ना। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्लॉक ऑब्जर्वर। किस काम आता है? पोजीशन को बताने के काम आता है यार, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद मोटे मोटे तौर पे हमने क्या पढ़ लिया? 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन क्या है। अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए पोजीशन बताने के लिए तो 1D मोशन, 2 चाहिए तो 2D मोशन, 3 चाहिए तो 3D मोशन। और लास्ट में क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी होती है ऐसी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो इतना करें, बाकी कल करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।